नलिनी जी, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, प्रेरणादायक था, लेकिन वास्तव में जो प्रेरणा आज बहुजन समाज के लोगों को लेनी चाहिए शायद नहीं ले पा रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जिस तरह से साहब मान्यवर काशी राम जी ने जो त्याग समर्पण बलिदान करके इस पार्टी को सींचा और इस मुकाम तक लेकर आए कि 4-4 बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना पाए और इस देश के लोगों को ये बता पाए कि बहुजन समाज किसी से कम नहीं है और बहुजन समाज जब अपनी ताकत को समझता है तो वास्तव में इस देश को के सबसे बड़े राज्य को 4-4 बार एक मुख्यमंत्री देने का काम करता है। लेकिन विडंबना है कि साहब मान्यवर काशी राम जी के जाने के बाद जो कारवां चलना चाहिए था, जिस गति से दौड़ना चाहिए था, आज शायद वो गति नहीं है। और वही कारण है कि अभी जो हरियाणा में कल चुनावी नतीजे आए हैं बहुत निराशाजनक है। अगर 2019 की बात करूं तो लोकसभा के जब चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं, मैं 24 की बात करूं, 24 में जो परिणाम थे हमने देखा कि 4.5% वोट हरियाणा में बीएसपी को पड़ा था, लेकिन अभी हमने देखा कि 4.5% से भी खिसक कर मतलब 1.5% पे रह गया। तो आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि काशी राम जी का जो मिशन मूवमेंट था शायद आज वो जमीन पे तो काम नहीं कर रहा है। हम बड़ी बड़ी बातें कर ले, बड़े बड़े भाषण दे ले, बड़े बड़े नारे लगा ले, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा ले, लेकिन जब तक इसको जमीनी धरातल पर चरितार्थ नहीं करेंगे कुछ भी होने वाला नहीं है। जमीनी धरातल पर लाएंगे? देखिए, उसके लिए आज जरूरत है जो लोग वास्तव में समाज के लिए समर्पित होना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को उनको मौका देना चाहिए, उन पर विश्वास स्थापित करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा पिछले काफी लंबे समय से जिन जिन नेताओं पर बहन जी ने विश्वास किया है आज वो सिर्फ टिकट की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं और जब जब चुनाव आता है मुश्किल से 2-4 महीने निकलते हैं, उसके बाद में फिर पूरे 4.5 साल आराम से बैठ जाते हैं। तो इससे पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। तो आज जरूरत है ग्राउंड पर उतरने की और जो कॉन्सेप्ट साहब मान्यवर काशी राम जी ने चलाया था, एक नोट एक वोट का, उसको लेकर उतरने की और लोगों को समझाने की। क्योंकि हम देखते, चाहे मैं आरएसएस की बात करूं या भाजपा की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस अपना जो काम बताती है, जिस तरह से गिनाती है लोगों, क्योंकि अभी देखा हमने लोकसभा में उन्होंने इंडिया गठबंधन लेकर आए, जिस तरह से उन्होंने संविधान बचाने की बात करी, जिस तरह से आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बात करी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी रही। तो यही जी मैं वही बात कह रही हूँ, इसीलिए जरूरत है कि इस तरह के स्टेप बहुजन समाज पार्टी को भी लेने चाहिए और समय समय पर लोगों में ऊर्जा भरने का काम करना चाहिए ताकि आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं प्रेरित होकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, उसकी विचारधारा को समझे। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी वो काम नहीं कर पा रहे। हमने देखा कि आरएसएस के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर में जाते हैं, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, वो पार्टी की विचारधारा बताते हैं, उनके जितने भी पुरुष रहे हैं महान पुरुष, उनकी विचारधारा बताए कि उनका क्या त्याग समर्पण। लेकिन विडंबना है कि आज आप बहुजन समाज के बहुत बड़े तबके से आप पूछेंगे ना तो बहुत बड़े तबकों को यह भी नहीं पता है कि साहब मान्यवर काशी राम जी का क्या त्याग, क्या समर्पण रहा है और बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किस किस तरह से काम किया। तो आज जरूरत है बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी है वो अपनी विधानसभा में जाओ, क्योंकि 2025 में चुनाव होने हैं दिल्ली विधानसभा के। तो कहीं ना कहीं इसको मद्देनजर रखते हुए आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को सक्रिय हो जाना चाहिए, डोर टू डोर जाना चाहिए, पार्टी की विचारधारा समझानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि पार्टी की विचारधारा समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात है, ये कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं करते हम भारत को हिंदू राष्ट्र, यहाँ सबका साथ सबका विकास, एक तरह से समतामूलक समाज की स्थापना की तरह। जी नहीं, मैं सब वो लाइन है, लेकिन मैं समतामूलक समाज की बात कर रही हूँ जिसमें कि सबका साथ भी होगा, सबका विकास भी होगा। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये चीज नहीं समझ पा रहे। उसी का कारण है कि आज हम दिन ब दिन गलत में घिस रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें मुझे भी कोई अतिशोक्ति नहीं होती, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं, जब जब परिणाम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो समीक्षा होनी चाहिए पार्टी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ, समीक्षाएं तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं वो फर्जी तौर पर होती है, मतलब उसमें गंभीरता नहीं होती है। एक एक कार्यकर्ताओं को खड़ा करके बहन जी पदाधिकारियों को पूछे कि भाई आपकी विधानसभा से, आपकी लोकसभा से ये परिणाम क्यों आया, कहाँ कमियां रही, उन कमियों पर काम क्यों नहीं किया। अगर नहीं कर रहे तो दूसरे पदाधिकारियों को वहां पर मौका देना चाहिए। तो यही चीजें हैं कि आज जिस तरह से समीक्षा होनी चाहिए वो समीक्षा नहीं हो रही है और इसीलिए हम आए दिन गलत में धकते हैं। मुलाकात हुई? देखिए, आज मेरी बहन जी से मुलाकात नहीं हुई है और शायद मुझे ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि जब तक बहन जी अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से रूबरू नहीं होंगी, क्योंकि ये तमाम कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि बहन जी मिलती नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से बहन जी ने एक अपील की थी, आकाश आनंद जी ने भी एक अपील की थी कि साहब मान्यवर काशी राम जी के जन्मदिन पर यहाँ पर आइए, बहन जी रूबरू होंगी, अपनी बात भी रखेंगे। आज बात भी रखी है, हम थोड़ा लेट हो गए थे तो एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन मैंने बहन जी की बहुत सारी सभाएं कवर की है। मुझे कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है कि मैं बहन जी से मिलूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस विचारधारा को लेकर साहब मान्यवर काशी राम जी ने काम किया, आज बहन जी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाए, समाज के
प्रत्येक जो पदाधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी में, समाज उसको कह रही हूँ, उनको मोटिवेट करने का काम करें, उन्हें प्रेरित करने का काम करें और नई दिशा में लेकर उन्हें कैडराइज करें, क्योंकि जब तक नई दिशा के तहत कैडराइज नहीं होंगे लोग, तब तक वो विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मिलना मिलाना तो बहुत बाद की बातें हैं, तो हर समय हो ही जाता है। छोड़ के नेता जा रहे हैं, पुराने लोगों को लाया नहीं जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा कारण है उसको, पार्टी के जो नेता जा रहे हैं, अगर मैं उसमें एक शब्द इस्तेमाल करूँ स्वार्थी, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब लोगों को टिकट चाहिए होता है तो 10-20 दिन पहले या 2-4 महीने पहले वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और जैसे ही चुनाव में टिकट मिलता है तो वो रुक जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। अगर जीत गए तो मच बेटर, वो वहाँ पर बने रहते हैं, लेकिन हारने के बाद वो 5 साल तक अपनी शकल भी नहीं दिखाते जब तक कि दोबारा चुनाव नहीं आते। तो इस चीज़ को भी बहुजन समाज पार्टी को संज्ञान में लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं उदाहरण दूँ भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी व्यक्ति टिकट लेने जाता है जो किसी पार्टी को छोड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उसकी विचारधारा को चेक करती है कि ये व्यक्ति किस विचारधारा का है। लेकिन विडम्बना है कि बहुजन समाज पार्टी जो कि एक वैचारिक क्रांति की पार्टी है, वो कब से चेक करने लग गई उसकी विचारधारा नहीं, हिंदुत्व की विचारधारा। मैं बात कर रही हूँ हिंदुत्व, कट्टरता, कितनी कट्टरता है, कितना हिंदुत्व को फॉलो करने वाला। लेकिन यहाँ पर बहन जी ये नहीं देखते कि सामने वाला कितना बहुजन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला, कितना बहुजन महापुरुषों का संघर्ष को के प्रति समर्पित होने वाला। हमने देखा है कि लोग जय भीम तो बोल देते हैं, और खासकर बहुत सारे ऐसे लोग, अगर मैं बसपा पार्टी की बात करूँ जो अन्य समाज से आने वाले लोग हैं, लेकिन वो जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन जब हम विचारधारा की, आइडियोलॉजी, सिद्धांतों की बात करें तो वही मनुवादी विचारधारा को फॉलो करते न जाए। तो आप बताइए वो दोहरी नाव में पैर रखकर कैसे एक विचारधारा को आगे बढ़ा पाएंगे। ये भी है कि एक जाति से क्या आप लोग सत्ता हासिल कर पाएंगे? देखिए जी, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और एक तरह से मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा ये चिन्ह लग चुका है पार्टी पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो चमारों की पार्टी है, जबकि तमाम चमारों को नहीं पता कि बहुजन समाज पार्टी उनकी पार्टी है। जबकि परम वो साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज की बात की। बहुजन समाज में आपका SC भी आता है, ST भी आता है, OBC भी आता है, माइनॉरिटी भी आता है। लेकिन आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर कितने माइनॉरिटी आए, कितने OBC आए, कितने ST आए। अगर पर्टिकुलर हम SC समाज को ले, SC समाज में भी 4000 से ऊपर जातियां हैं, उसमें भी कुल मिलाकर आपको 1-2 जातियों के लोग दिखाई दे रहे होंगे। तो आज बहुजन समाज नहीं है। आपने जिस तरह से सवाल किया कि एक जाति की पार्टी बनकर रह गई है, और इससे ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम बहुजन आइडियोलॉजी की जो विचारधारा है, बात है, वो अधूरी रहेगी। इसमें कितना असर? देखिए, चंद्रशेखर की अगर मैं बात करूं, वो अपनी तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। और खाली चंद्रशेखर नहीं है, बहुजन समाज के तमाम आज ऐसे चेहरे हैं जो हम देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, राजेंद्र पाल गौतम है, वो आम आदमी पार्टी में रहे। अब देखा कि नज़दीकी दौर आ रहा है, और उस समय हमने देखा कि 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जिस तरह से प्रकरण रहा, अरविंद केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा ले लिया मंत्री पद से, लेकिन उनके अंदर एक जमीर नहीं जागा राजेंद्र पाल गौतम जी के अंदर। अगर वो चाहते हैं समाज के हितैषी होते तो शायद वो अपने जो MLA पद है उससे भी विधायक पद से इस्तीफा दे सकते थे और समाज में एक बड़ा चेहरा बन सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि अब चुनाव आ रहे हैं और मुझे टिकट नहीं देगी आम आदमी पार्टी, बिल्कुल साफ हो गया। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस का जाकर दामन थाम लिया। तो बताइए, ऐसे लोगों से, क्योंकि आम जनता या समाज तो इन लोगों के पीछे लग लेता है, इनको मजबूत कर देता है, लेकिन ऐसे लोग जो अवसरवादी होते हैं, जब समय मिलता है तो अपने निजी स्वार्थों के लिए वो समाज को भी गड्ढे में डालने का काम करते हैं। जी, बहन जी दबाव में आ गई हैं, ED CBI के दबाव में, बीजेपी के दबाव में, कितना सच है? देखिए, ये तो तमाम तरह के एलिगेशन लगते हैं, और ये एलिगेशन खासकर मैं मनुवादी मीडिया कहूँ या मनुवादी विचारधारा के लोग कहूँ, वो लगाते हैं। अगर ऐसा ही है बहन जी पे CBI की जांच है, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूँ, क्यों क्लीन चिट मिली बहन जी को? आज तक क्यों नहीं उन्हें अरेस्ट किया गया? अगर ऐसी ही बात है, क्योंकि हमने देखा कि अभी पिछले दिनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सांसदों को, विधायकों को, मतलब जेल की सलाखों के पीछे डाला, एक मुख्यमंत्री तक को चला गया, तो बहन जी को क्यों नहीं डाल सकते थे? हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ ये सगुफे जी सगुफे नहीं, किसने कहा कि साथ दे रही है? किसने कहा साथ दे रही है? देखिए, जब तक हमारे पास में कोई सबूत नहीं है। अभी मैंने देखा था अभय चौटाला से एक पत्रकार ने सवाल किया कि भाई आपने 100 करोड़ रुपए में डीलिंग की है भाजपा से, तो वहां पर अभय चौटाला ने तुरंत उस पत्रकार को जवाब दिया कि आपको मतलब मनुवादी वीडियो या मोदी ने भेजा है कि आप इस तरह की बात, आपके पास में कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं, और बिना आधार सबूत के आप इतनी बड़ी बात बोल जाते हैं। जातिवादी हो गए जाट। देखिए, ये तो खैर मैं बहन जी की बात से सहमत भी हूँ और सहमत भी नहीं हूँ। 2 कारण है। कारण ये है क्योंकि अभी पिछले दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, जब सपा के साथ में बसपा का गठबंधन हुआ था और सपा ने ज़्यादा सीटें ली थी, तो उस समय भी चुनाव हारने के बाद में एक स्टेटमेंट बहन जी की तरफ से आई कि भाई हमने गठबंधन इसलिए तोड़ा क्योंकि यादवों ने हमें वोट नहीं दिया। तो क्या ये बात बहन जी को पहले नहीं पता थी कि भाई यादव समाज इनको वोट नहीं करेगा? और ये वास्तविक सच्चाई है और होता भी है। इसी तरह से अभी जो हरियाणा के चुनाव के नतीजे हैं, बहन जी ने ट्वीट करा कि जो
हरियाणा का जाट है उसको उत्तर प्रदेश के जाटों से सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जाट समतामूलक समाज की स्थापना करने वाला जाट है, लेकिन जबकि हरियाणा का जो जाट है वो मनुवादी विचारधारा का जाट है और वो जातिवादी जाट है। और इसका हमने देखा कुमारी सैलजा के प्रकरण में भी जीता जागता उदाहरण। और एक उदाहरण तो मैं खुद देना चाहूँगी, क्योंकि अभी इस दौरान एक जो किसान आंदोलन चल रहा था टिकरी बॉर्डर पे, मैं एक इंटरव्यू ले रही थी, उसमें एक महिला ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा, वो जाटनी थी, उसने कहा अरे चूड़े चमारिए और डोड़े। हाँ, उसने स्पष्ट कहा था जाटों का, उसने कहा अरे चूड़े चमार के और डोड़े ये सरकारी नौकरी लग जाते हैं और हमारे इतने लंबे गाभरू लड़के नौकरी नहीं लग पाते हैं। तो वो वीडियो इस समय मतलब काफी वायरल हो रहा था, मैं देख रही थी, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि बहन जी कौन सी विधानसभा का है जी। से गठबंधन करना गलत था, आप ये कह रही हैं? देखिए, गठबंधन करना गलत नहीं था, हमें सहयोग तो चाहिए, क्योंकि हम अकेले कब तक लड़ेंगे और हमारे पास इतना जनाधार भी नहीं है कि मानवर काशी राम जी की तरह हम उस समय के अनुसार हम लड़ सके और सत्ता पर काबिज हो सके। गठबंधन तो जरूरी है, लेकिन हमें अपनी नीतियों के साथ में उतरना चाहिए, ना कि दूसरों की नीतियों के। अभी कई चीज़ें मैंने ऐसी देखी कि जब लास्ट डे था चुनाव प्रचार का चल रहा था, उस समय मैंने अभय चौटाला की एक सभा देखी, जिसमें कि वो राजस्थान से हनुमान बेनीवाल जी भी उनके समर्थन में आए थे। वहाँ पर सिर्फ बहुत छोटा सा हाथी का चुनाव चिन्ह लगा था इतने बड़े बैनर पर, वहाँ पर बहन जी की भी तस्वीर नहीं थी और वहाँ पर जो नारे लग रहे थे वो सिर्फ चौटाला जी जिंदाबाद, अभय जी जिंदाबाद, ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, जबकि वहाँ पर बहन जी का कोई ना जी आए भी नहीं। तो इसमें भी हमें जी तो हमें समझना पड़ेगा, दिमाग में तो जातिवाद है, चाहे हम कितना ही अपने शब्दों से कहें कि भाई हम समानतावादी हो गए, हम भाईचारे की बात करते हैं या हम एक साथ उठ बैठने की बात करें, एक साथ खाने की बात करते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं विचारधारा को बढ़ाने की बात आती है या चुनाव के समय आती है, हमारे कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है वो तो इनको वोट देते हैं, वो वोट डाल के आते हैं ईमानदारी से, लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो स्वर्ण विचारधारा के लोग हैं, स्वर्ण जाति से आने वाले लोग हैं या ओबीसी लोग हैं, वो वहाँ पर जो ऐसी प्रत्याशी होता है उसको कभी भी वोट नहीं करते। और उसी का नतीजा हमने देखा कि हरियाणा का जो नतीजा है वो कितना ही वास्तव में सोचने वाला है। तो आगे से हम जब भी गठबंधन करें, कम से कम सामने वाले की विचारधारा को समझे, उसकी आइडियोलॉजी को समझे कि किस मानसिकता का है। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो हम और ज़्यादा गलत में जाएंगे। हम अपना वोट बैंक तो कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन उधर से वोट बैंक नहीं है।